नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पंचायती राज दिवस की, विकसित भारत के निर्माण में पंचायतों की भूमिका की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। शुक्रवार को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में पंचायतों को लोकतंत्र की नींव बताया है। आत्मनिर्भर गांव और विकसित भारत के निर्माण में पंचायत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला सरपंचों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की है। ग्राम सभाओं के माध्यम से सुशासन व पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। असल में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारतीय लोकतंत्र की ग्रामोदय से भारत उदय तक की एक महत्वपूर्ण यात्रा है और 73वां संविधान संशोधन सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात विकसित भारत के निर्माण में पंचायतों की भूमिका की करेंगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात क्यों महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में सचिव हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। विवेक जी, पंचायतों को डिजिटल बनाने, सेवा संकल्प प्रस्ताव का क्रियान्वयन और ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए नीतियां बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही हम बात करेंगे अजीत बालाजी जोशी जी से, जो पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। और मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर एच.के. अमरनाथ जी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अमरनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम बात करेंगे नीरू यादव जी से, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की लंबी आहिर ग्राम पंचायत की एक दूरदर्शी और पूर्व महिला सरपंच प्रशासक हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और खेल के क्षेत्र में अपने अभिनव कार्यों से गांव की तस्वीर बदल दी है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 73वां संविधान संशोधन, जो मुद्दा है भारतीय संविधान में, जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है और जिसने देश की पंचायतों को एक नई दिशा देने का काम किया है। आखिर पंचायती राज दिवस मनाया क्यों जाता है, इसे जानना समझना जरूरी हो। विवेक जी, इसकी शुरुआत मैं आपसे करूंगा। पंचायती राज दिवस पूरे देश में मनाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या अवधारणा है, किस तरह से आप इसे परिभाषित करेंगे आज के संदर्भ में? देखिए, कहते हैं कि जिसने पराधीनता नहीं देखी वो स्वतंत्रता का मोल नहीं समझ सकता। जिन्होंने ये नहीं देखा कि स्थानीय पंचायतों के चुनाव नहीं होते थे, कई कई साल क्या कई कई दशक नहीं होते थे, उसके बाद उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं थे, शक्तियां नहीं थीं, इस सब को बदला 24 अप्रैल के संविधान संशोधन से, 73वें संशोधन से, और वो लागू हुआ आज के दिन। इसलिए आज के दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी विवेक जी, अगर बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में कैसे और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पर नागरिक अपनी बात कह सकता है और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको अकाउंटेबल जवाबदेह बना सकता है, वो सिर्फ एक जगह है, ग्राम सभा। जी। और ग्राम सभा लोकतंत्र की अभिनव तस्वीर है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेता है। मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि जैसे पीएम आवास के जो मकान होते हैं, उसमें जो सूची तैयार होती है जी, वो सूची तैयार होने से पहले जो ग्राम सभा है वो उसका अनुमोदन करती है। जी। तो इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर ग्राम सभा को ही अधिकार है, यानी सबसे नीची जो इकाई है वो ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है लोकतंत्र की
मजबूत नींव है। जी बिल्कुल। अमरनाथ जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इस मुद्दे को, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय लोकतंत्र की बात होती है। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस संविधान संशोधन ने। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ग्राम पंचायत में बेसिक उसका प्रोविज़न ये है, उसका बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है। बेसिक सर्विसेज क्या है? पानी हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे रोड्स हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, और बेसिक हाउसिंग फॉर पुअर, ये सब ग्राम पंचायत लेवल से इम्प्लीमेंट होता है। ये सब क्या है? इट इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। सो विकास उधर से शुरू हो रहा है। सो ये डेवलपमेंट ग्राम से नहीं होगा, देश का डेवलपमेंट तो नहीं होगी। सो इसीलिए ग्राम पंचायत ये एक ऐसा वाला इंस्टीट्यूशन है, ये नेशनल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसलिए ग्राम पंचायत का हमको और स्ट्रेंथन करना है, और उसको और कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, और उसको और कुछ रिसोर्सेज भी ऐसा कुछ देना है। एंड सेकेंड थिंग इसमें ये है, ग्राम पंचायत एरिया में कितना भी कॉमन प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रिसोर्सेस है, उसको सेफगार्ड करने वाला भी एक इंस्टीट्यूशन है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो स्टेट लेवल से जाके वो द पब्लिक प्रॉपर्टी CPR कॉमन पब्लिक रिसोर्सेज बोलते हैं, उसको हम लोग मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इट इज ओनली द ग्राम पंचायत विच कैन प्रोटेक्ट। देयरफॉर ग्राम पंचायत। जी बिल्कुल। अजीत जी, अगर इस मुद्दे को मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र की ग्रामोदय से लेकर जो भारत उदय तक की जो यात्रा है, इस संविधान संशोधन के जरिए, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है भारत में ग्राम पंचायतों की धारणा पंचायत संशोधन से तो बहुत उसमें आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। बट हमारे इतिहास में हमारे गणराज्य की भूमिका, छोटे चीजों की भूमिका, चोला साम्राज्य के समय जो एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें भी एक ग्राम पंचायत और पंचायतों की एक अभिव्यक्ति वहां पे थी। बट उसको मूर्त स्वरूप देने का काम इसने किया। मतलब हमारे यहाँ पे वो सिस्टम था, बट सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करके लोकाभिमुख बनाने का जो कार्य हुआ, उस प्रक्रिया के बाद हुआ। और इसीलिए उसकी सक्षमीकरण, इसीलिए स्ट्रेंथनिंग उस पर्टिकुलर विधेयक के संशोधन के बाद हुआ है। एंड हम लोग आज देख रहे हैं कि जैसे 50% महिलाओं की भागीदारी होना, उनका कार्य के डेवलपमेंट प्लान बनाने में उनकी ट्रेनिंग होना, उनका पार्टिसिपेशन होना, उनके अनुसार उन गांव का जो व्यक्ति कहता है उसके अनुसार उसका प्लान बनना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गांव की चीजें गांव वाले समझ सकते थे। ये टॉप डाउन अप्रोच की बजाय ये बॉटम अप अप्रोच की तरफ हम लोगों का जो शुरुआत हुई है, ये इस अमेंडमेंट में का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि परिणाम है। जी बिल्कुल। नीरू जी, अगर आपसे जानना चाहूं, पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं की भागीदारी की यात्रा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? सभी को नमस्कार और सभी को अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर आपको असली डेमोक्रेसी देखनी है तो आपको गांव में आना होगा। असली लोकतंत्र को अगर देखना है तो गांव में आना होगा। और जाहिर सी बात है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद और 24 अप्रैल को संवैधानिक रूप से पंचायतों को दर्जा दिया गया। हर 5 साल में चुनाव होंगे और महिलाएं बढ़ चढ़ करके पंचायती राज के अंदर हिस्सा ले रही हैं, सरपंच बन रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं और अपने गांव की जो दिशा है उस दिशा को बदल रही है, विकास की गाथा लिख रही हैं। तो ग्राउंड लेवल पे, धरातल के ऊपर जो महिला सरपंच है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। महिलाओं के मुद्दों को लेकर के उस पर बात कर रही हैं और फैसले जो हैं सिर्फ ताकत के बल पर नहीं बल्कि संवेदनाओं, समझ के हिसाब से लिए जा रहे हैं। तो पंचायती राज के अंदर महिलाओं की जो भूमिका रही है बहुत अच्छी रही है। और अब हम जो समय है वो डिजिटल का समय है, AI का समय है और
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी महिलाओं के नेतृत्व को लेकर के बहुत से नए नवाचार कर रहे हैं, ताकि महिलाएं जो हैं, महिला सरपंच जो है वो नेतृत्व में और ज्यादा आगे आए और ऐसे एग्जाम्पल सेट करें जिससे बाकी ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं, जो ये सपने देखती हैं कि वो अपने गांव की दिशा को बदल सकती है, विकास की गाथा लिख सकती हैं, तो वो भी आगे आए। तो महिलाओं को काफी इसमें सरकार की तरफ से भी और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की तरफ से भी काफी सहयोग मिल रहा है। जी, जाहिर तौर पर जब से संविधान संशोधन हुआ है पंचायत को लेकर और 33 साल की जो इसकी यात्रा है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है लोकतंत्र की दृष्टि से और पंचायतों में निर्णय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रही है। लेकिन बात विकसित भारत की हम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, उसमें पंचायतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है विकास की दृष्टि से। विवेक जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि जब हम बात पंचायतों की करते हैं और विकसित भारत की, तो एक महत्वपूर्ण कड़ी उभर के सामने आती है, क्या कहना है आपका? देखिए, विकसित भारत सर्वविदित है कि विकसित भारत विकसित ग्राम पंचायत के बिना तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं होंगे, जब तक हमारी तीसरी सरकार सशक्त नहीं होगी, तब तक तो विकसित भारत भी नहीं हो पाएगा। और प्रधानमंत्री जी की ये जो स्वप्न है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एक अंग है, वो है आत्मनिर्भरता। यानी जब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, तब आत्मनिर्भर राष्ट्र भी होगा। और इस आत्मनिर्भरता के लिए हमें पंचायतों को भी सुदृढ़ करना होगा, सशक्त करना होगा और ऐसा करना होगा जिससे कि अपने ही वित्तीय संसाधन वो जुटा पाए। जी, अमरनाथ जी, अगर 33 सालों की इस यात्रा को हम देखें, पंचायतों के जरिए काफी विकास हुआ है, गांव का लोगों को अधिकार मिले हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन अगर इस यात्रा में हम चुनौतियों की बात करें, संभावनाओं की बात करें, उसे आप कैसे देखते हैं? चुनौतियां अभी भी बहुत ज़्यादा है। केंद्र सरकार से कितना सपोर्ट चाहिए वो उतना तो मिल ही रहा है। एक्चुअली केंद्र सरकार इतना हेल्पिंग हैंड है हर चीज़ में। उसका कोई भी आप स्कीम्स, कोई भी आप प्रोग्राम्स देख लीजिए, ई ग्राम स्वराज हो, ये नहीं तो ऑडिट ऑनलाइन हो, नहीं तो संविदा हो, और बहुत कुछ ऐसा प्रोग्राम है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने बहुत कार्यक्रम लिया ये इस एंगल में। अभी क्या बाकी है, दी सपोर्ट फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट्स। जी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये अमेंडमेंट देखेंगे तो एक वर्ड बार बार रिपीट होती है, उस 2-3 सेंटेंसेस में एक वर्ड मे बी। ये मे बी वर्ड यूज करने से क्या हो रहा है, इट इज फॉर द स्टेट्स, उसका मर्जी है, उसको देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं है। सो वो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट्स विथ actually delegating not only activities, powers and functionaries. So there are 3 F's: functions, functionaries and finances. जी, So हम लोग पहले 2 में अभी पीछे हट रहे, फाइनेंसेस को दे रहे हैं हम लोग, बट पहले 2 में हम लोग पीछे हट रहे। सो उसको अभी स्ट्रेंथन करने का अभी भी है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट्स की रोल है। कुछ स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स अभी भी पीछे है। ऐसा नहीं है सब स्टेट्स नहीं कर रहे। देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर रियली डूइंग वेरी वेल, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। सम ऑफ द स्टेट्स वो अभी नहीं कर रहे, वो भी करेंगे। तो अभी हम क्या उद्देश्य ले रहे हैं, पीपल के पास पावर होना चाहिए, पीपल के पास पावर होना चाहिए, पीपल के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होना चाहिए, पीपल के साथ प्लानिंग स्टेटस, इम्प्लीमेंटिंग स्टेटस, ये सब उसी के पास होना है। तो देन ओनली ये विकसित और डेवलपमेंट हो जाएगा। सो वो सब होने के लिए रिमेनिंग 2 F's के लिए, फंक्शंस और फंक्शनरीज, इसके ऊपर भी कुछ स्टेट्स थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अभी देखेंगे, एटलीस्ट आई कैन से दैट मच ऑफ द डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन एट विलेज लेवल। स्टिल देयर आर सम विलेजेस व्हिच आर बैकवर्ड। उसके लिए दूसरा अलग सा रीजंस भी है। एंड पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क एंड गाइडिंग द स्टेट गवर्नमेंट। जी, बिल्कुल। पंचायती राज मंत्रालय एक सकारात्मक विकास की दृष्टि से, लोगों के अधिकार देने की दृष्टि से पंचायत के स्तर पर कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार योजना भी बना रही है। महात्मा गांधी जी का जो सपना था ग्रामीण स्वराज का, उस दिशा में भी काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में गांव, गरीब, किसान रहा है। लेकिन अजीत जी, अगर बात स्थानीय शासन की जाए, स्वायत्ता की जाए,
सशक्त बनाने की जाए तो राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? ये ठीक है कि जो पंचायती राज मंत्रालय है, भारत सरकार है, वो योजनाएं बनाती है, लेकिन राज्यों के जरिए जो ग्राम विकास का अवधारणा है, पंचायतों के विकास की अवधारणा है, उसे आप कैसे देखते हैं? जैसे पंचायती राज मंत्रालय पूरी तरह से सपोर्ट करता है, उसी तरह से राज्यों के भी जो पंचायती राज विभाग है वो भी बहुत पॉजिटिवली इन सब चीजों को देख रहे हैं। जैसे पंजाब की बात करें तो ग्राम पंचायतों के माध्यम से, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा जिसको नशे का प्रॉब्लम है इस राज्य में, तो उसकी जड़ को उसको निपटाने के लिए पंचायती राज विभाग ने, पंजाब गवर्नमेंट ने 6000 गांव में हम लोग अभी प्ले ग्राउंड्स बनाने जा रहे हैं, बिकॉज वी आर थिंकिंग एंड वी बिलीव दैट जनता का, पब्लिक का पार्टिसिपेशन से ही इस चीज को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो हम लोग आज की तारीख में करीबन 3000 प्ले ग्राउंड्स इस जून के महीने तक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। बहुत मेजर पार्टिसिपेशन ग्राम पंचायत का, गांव के लोगों का, युवाओं का इसमें आ रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है कि इसमें महिलाओं को समाज, क्योंकि गांव अब गांव नहीं बचे कोई कई राज्यों में, और उर्बनाइजेशन की कॉन्सेप्ट पहुंचे, वो ऑलमोस्ट अर्बनाइज हो चुके हैं। तो वो जो सुविधाएं शहर के लोगों को मिलती है, वही सुविधाएं इनको भी आज की तारीख में चाहिए। तो वो देने का प्रयास भी आज की तारीख में हमें सबको करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। और हम लोग उसमें बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पे अब हम लोग कुछ करीबन 1600 गांव में, उसमें से 800 गांव में हम लोग अभी जिम भी दे रहे हैं। और हर एक राज्य गवर्नमेंट, राज्य सरकार इस चीज को कर रही है। और इसमें जैसे भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का पूरा सपोर्ट रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के भी जो डिपार्टमेंट्स है वो भी बहुत अग्रेसर की तरफ से काम कर रहे हैं। जी नीरू जी, आप राजस्थान से हैं और मैं इस मुद्दे को आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि हम जब बात पंचायती राज व्यवस्था की करते हैं तो जाहिर तौर पर जो हमारे अलग अलग राज्य हैं, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, उसमें राज्यों की भूमिका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है। आप प्रशासक भी रही हैं, पंचायत में भी आपने सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीतियों के संदर्भ में, जो नीतियों का क्रियान्वयन होता है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं राजस्थान से सरपंच हूं, और नीतियां जो हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, क्योंकि एक सरपंच का ये दायित्व होता है कि गांव में शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, सड़क निर्माण, उन सब चीजों को लेकर के वो काम करे। और राजस्थान प्रदेश के अंदर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, इसके लिए राज्य सरकार जो है वो पूरा सहयोग इसमें करती है, उसी हिसाब से नीतियां बनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हर घर तक नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हर घर नल योजना है, उसके माध्यम से लोगों की जो ये पानी की समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक विकसित भारत का, वो सपना तभी साकार होगा जब भारत की जो सबसे अधिकतम आबादी है वो गांव के अंदर बसती है, और जब हमारे गांव विकसित होंगे, हमारे गांव डिजिटल होंगे, हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की जब वो पूरी होंगी, तभी हमारा जो देश है वो विकसित होगा। और इसके अंदर राज्य सरकार का विशेष जो योगदान है वो रहता है। और बच्चों को लेकर के या महिलाओं को लेकर के भी जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, वो उनका विशेष जो फोकस है वो ग्रामीण भारत के ऊपर रहता है, ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर रहता है। क्योंकि सरकार जितनी भी नीतियां बनाती है और जितनी भी योजनाएं बनाती है, उन सब योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर किस प्रकार से हो, ये एक सरपंच के हाथों में होता है। ये पंचायत की जो व्यवस्था है वो ये निर्धारित करती है। तो इसी संदर्भ में विकसित भारत का जो एक सपना है वो तभी पूरा होगा जब पंचायतें अपना काम जो है वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में वो करेंगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो विवेक जी है, वो देश की ज़्यादातर जो पंचायतें हैं वो अनुदानों पर निर्भर हैं। अगर अनुदानों की हम बात करें, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने पंचायत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अनुदान के साथ साथ पंचायतों की जो वित्तीय स्वायत्ता का मुद्दा है वो लगातार उठता रहा है, और अनुदान संबंधी जो सिफारिशें हैं 16वें वित्त आयोग की, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, देश में
दो तरह की पंचायतें हैं। एक वो हैं जहाँ पर खुद के आय के स्रोतों से ग्राम पंचायतें अपने हिसाब से काम कर रही हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्रा है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। जी। पिछली साल सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड 1000 करोड़ रुपए का अर्जन हुआ पंचायतों के द्वारा। कर्नाटका में 1400 करोड़ का हुआ। तो ये आंकड़े उत्तर भारतीय लोगों के लिए चौंकाने वाले हैं। जी। जी। तो जैसे मैंने कहा कि दो तरह की पंचायतें हैं। फिर हमारे यहाँ की पंचायतें हैं उत्तर भारत में, जहाँ पर हम समझते हैं कि अनुदान से ही सब चल जाएगा। जी। और हम कोशिश ही नहीं करते हैं कि अपने खुद के आय के स्रोत हम बनाएं। तो इसलिए ज़रूरी है पहली बात तो इस जागरूकता की कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। जी। अगर अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद, यानी कि दूसरों के अनुदान से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके अनुदान के अनुसार अगर विकास हो जाता तो बहुत बड़ा विकास हो गया होता आज तक। जी। तो हमें समझना होगा कि हमें कर भी लगाना पड़ेगा, आय के स्रोत भी सृजन करने पड़ेंगे। जी। और ये 16वां वित्त आयोग ने एक बहुत ही अच्छी बात करी है। उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रांट की बात कही है। परफॉर्मेंस ग्रांट यानी अगर आप अपने जो आय है उसको 2.5% से अगर हर साल बढ़ाएंगे तो वो उन्होंने उसके लिए 87,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हुए हैं, जी। जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं समझता हूं कि वित्त आयोग की तरफ से भी पहल है, सरकार की तरफ से भी विभिन्न पहलें हैं कि जिससे कि हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर बने। जी। विवेक जी, एक बड़ा मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया और मैं इसे दक्षिण या उत्तर के नजरिए से नहीं देखना चाहता, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम जब पंचायतों की बात करते हैं, गांव के विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि एक राष्ट्रीय दृष्टि है। दक्षिण भारत के जिन राज्यों का आपने उल्लेख किया, वो जो वहाँ की पंचायतें आत्मनिर्भर बनी, उत्तर भारत में आप ऐसे कौन से उदाहरण देना चाहेंगे, एक या दो, जिससे पंचायतों को प्रेरणा मिले, किस तरह वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक गांव ने एक अपनी ही ज़मीन पर एक मॉल बनाया है, एकता मॉल। उसमें 54 दुकानें हैं और उन दुकानों के किराए से जो आय आ रही है वो विकास के कामों पर खर्च कर रहे हों। इस तरह के उत्तर भारत में भी कई उदाहरण हैं, लेकिन हमें इन उदाहरणों को मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ज़रूरी है। और कई जगह तो ये देखा जा रहा है कि भारत के संविधान ने पंचायती राज की संस्थानों को कर लगाने की या कोई चार्ज लगाने की इस तरह की उन्होंने उसको हक दिया है। जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास वो हक है, इसी तरह पंचायती राज की जो संस्थाएं उनके पास भी ये हक है। उसके बावजूद पंचायतों को राज्य सरकारें ये हक नहीं दे रही हैं। जी। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं जो नजरिया है राज्य सरकारों का, अगर हम बात उत्तर भारत की करें खास तौर से, तो उसमें भी एक बड़े बदलाव की जरूरत है। बदलाव आ रहा है, लेकिन राज्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम पंचायती राज दिवस की बात कर रहे हैं। अमरनाथ जी, अगर बात की जाए पंचायतों में क्षमता निर्माण की, एक बड़ी चुनौती इसको लेकर रही है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आपने पिछले प्रश्न भारद्वाज जी से पूछा था, उससे आगे बढ़ते जी। कुछ भी ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट देती है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसका मेंटेनेंस ग्राम पंचायत में होना चाहिए। ग्राम पंचायत क्यों नहीं कर पा रहा है अभी? इसके लिए मोस्टली किसी से भी पूछ लो, यूजुअली लिटरेचर में भी बोलते हैं पॉलिटिकल विल नहीं है और
ग्राम पंचायत में गरीब लोग ज़्यादा है, ये सब रीज़न। बट मैं अभी रिसेंटली हम लोग भरद्वाज जी को पता है, हम लोग एक स्टडी किया है, इसमें उसको पहले हक नहीं दिया, वो राइट नहीं दिया प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने का, नहीं तो वाटर चार्ज कलेक्ट करने का। दे दिया है तो भी ग्राम पंचायत में उतना कैपेसिटी नहीं है उसको समझने के लिए। वो कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए आते हैं, वो क्लैरिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट दे देता है। क्यों कुछ राज्यों में ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है? बिकॉज वो हैंड होल्डिंग काम स्टेट गवर्नमेंट से हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरा चीज़ ये है, कभी भी ग्राम पंचायत का सेल्फ रिलायंट होना है, उसके लिए टैक्सेस के अलावा भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है, कुछ इरिगेशन का हो, कुछ फॉरेस्ट का हो, नहीं तो लोकली अवेलेबल अदर रिसोर्सेस हो, वो लाइन डिपार्टमेंट से उसको हैंड ओवर होना है। इसको एक्टिविटी मैपिंग बोलते हैं। एक्टिविटी मैपिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने बहुत काम किया है, अभी से नहीं है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 2004 हैव बीन एसोसिएटेड। बहुत काम किया है, स्टेटों को एडवाइस किया है ये एक्टिविटीज़ को देना है, बट बहुत राज्यों ने उसको नहीं दिया है। सिंपल चीज़, हर घर नल योजना में हर घर में गांव में नल का कनेक्शन दे दिया, पानी का भी सुविधा कर दिया, बट अभी भी ग्राम पंचायत को वो कैपेसिटी नहीं है उससे हैंड ओवर लेके उसको मैनेज करके रेवेन्यू बनाए जी। सो दीज आर द थिंग्स विच इफ वी कुड डू समथिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग कर पाती है बहुत। इवन नॉर्थन स्टेट्स में भी, नहीं तो ईस्टर्न स्टेट्स में भी, एक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन मुश्किल काम नहीं है। वो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होता है तो कितना भी आप ग्रांट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वाटर सप्लाई का हो, सैनिटेशन का हो, चाहे और स्ट्रीट लाइट्स का हो, उसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर होता है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, वो ओन रेवेन्यू से वो लोग बना सकते हैं जी। सो इसके लिए मैन पावर भी चाहिए लोकली। आई कैन काउंट ऑन फिंगर्स, वन हैंड फिंगर्स, एक हाथ का फिंगर से मैं जो काउंट कर सकता हूँ, सिर्फ उतना ही स्टेट्स में मोर देन 2 पीपल एम्प्लॉयड है ग्राम पंचायत में। सो उसमें मैन पावर भी बढ़ाना है, उसको ट्रेनिंग भी देना है। सो वो कैपेसिटी बिल्डिंग इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग जी। विवेक जी, इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चर्चा उभर के सामने आ रही है, क्षमता निर्माण की जो बात की जा रही है। देखिए, क्षमता निर्माण बहुत ही ज़रूरी है, और आपको जान के हर्ष होगा कि हमने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर कैसे ग्राम पंचायतों की, सरपंचों की क्षमता बढ़ाई जाए, इस क्षमता निर्माण का कार्य पिछले साल ही पहली बार हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हज़ारों पंचायत प्रतिनिधि प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिससे कि वो जाएं प्रशिक्षण के बाद और अपने गाँव में, अपने ग्राम पंचायतों में विभिन्न तरीकों से अपने अपने आय के स्रोत स्थापित करें जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न स्तर पर योजनाएं चला रहा है, संचालित कर रहा है, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जिसकी चर्चा आजकल है, अगर हम बात करें शासन प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चर्चा में है, संसद से लेकर सड़क तक। लेकिन जब हम बात पंचायती राज व्यवस्था की करते हैं और उसमें महिलाओं की भागीदारी की करते हैं, तो पिछले 33 साल की यात्राओं में महिलाओं ने जो भूमिका निभाई है वो अद्भुत रही है। अजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि जब हम बात करते हैं पंचायतों की, आधी प्रतिनिधि जो हैं वो महिलाएं हैं करीब। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, किस तरह का बदलाव आया है? ये बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि ये देखा जा रहा है प्राय कि जब महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव आती है, वो तो गांव की समस्या की बहुत सीरियसली बात करती है। दूसरा है कि उसको सिर्फ अपना ही काम नहीं, मतलब पूरा गांव का भी नहीं, अपने घर का भी ध्यान देखना है। तो वो इसीलिए उसकी जो जुड़ाव है समस्याओं से वो ज्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट और उसकी प्लानिंग में उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहभाग हो जाता है। पंजाब में हम लोगों ने प्रॉक्सी अटेंडेंस जो महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आते थे, उनका पाबंदी किया है जी। हम लोगों ने बायोमेट्रिक और वीडियो मॉनिटरिंग भी उसकी अटेंडेंस की कई जगह सुचारू करने की कोशिश की। SIRD में इस बार जो हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए, उसमें मैक्सिमम महिलाओं का पार्टिसिपेशन किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एक्सपोजर विजिट अरेंज करता है, जो हमें बहुत सपोर्ट इस बार मिनिस्ट्री ने किया, तो उनमें मैक्सिमम मतलब 100% स्टेट के बाहर की जो एक्सपोजर है हमने महिला पंचों और सरपंचों को किया है, उससे बहुत पॉजिटिव हम लोगों को फीलर्स आ गए हैं।
महिलाओं का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें जो आता है कि महिला जब पंच सरपंच बन रही है तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी उसका रोल गांव की इनकम जनरेशन में भी और खुद के भी और कम्युनिटी की इनकम जनरेशन में भी हो रहा है। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती जा रही है। जी। जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप नॉर्थ में इतने पॉजिटिव काम नहीं कर पा रहे थे, वो इनकी भागीदारी से बढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछले एक साल में करीबन 1100 नए मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जिन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के आगे की स्टेप थी, और उन लोगों ने करीबन 1.5 लाख लीटर का मिल्क हर दिन का एडिशन करना शुरू कर दिया। सो इसका कारण यही था कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करना, और उसी से इम्पैक्ट आ गया। जी बिल्कुल नीरू जी, यह मुद्दा एक व्यापक रूप में अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है पंचायत के स्तर पर आज महिलाएं निर्णय ले रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, कुछ महिलाएं उभर कर आई हैं। आज लाखों पंचायत से निकल के महिलाएं देश में एक नेतृत्व के रूप में खड़ी हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा शासन प्रशासन में भागीदारी का, पंचायत के स्तर पर जो भागीदारी मिली महिलाओं को, इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर पहले के समय की हम बात करें और अब के दौर की अगर हम बात करें तो काफी इसमें चेंजमेंट आया है, काफी, क्योंकि अभी पंचायती राज में महिलाएं काफी सशक्त हुई हैं और खुद अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में खुद काम को संभाल रही हैं। और बहुत सी ऐसी मिसाल भी दी है महिला सरपंचों ने जिन्होंने अपने गांव में एक तस्वीर बदली है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का बहुत विशेष योगदान रहा है। बहुत सी जो यूएन की एजेंसी हैं जो कि महिलाओं को नेतृत्व में सामने लाने के लिए वर्कशॉप्स कर रही हैं। महिलाएं खुद नेतृत्व में आगे आई, इसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के नेतृत्व में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, सरपंच पति को छुट्टी दो, महिला सरपंच को शक्ति दो। तो ऐसे जो ये अभियान चलते हैं, इनके माध्यम से महिलाएं जो हैं अपने अधिकारों को पहचानती हैं और बहुत अच्छा पंचायत में काम करती हैं, सशक्त बन रही हैं। और सिर्फ नाम के लिए महिला सरपंच नहीं बल्कि काम से वो अब जानी जा रही हैं। तो ऐसे में महिलाएं जो पंचायत में निर्णय लेती हैं, जो पंचायत को संभालती हैं, वो हर वर्ग से के साथ जुड़ करके काम कर रही हैं और एक बहुत अच्छी नेत्री के रूप में उभर रही हैं। और आने वाले समय में भी पंचायत से जो महिला सरपंच तैयार हो रही हैं, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाने के लिए भी तैयार हैं आज। तो अभी समय बदल रहा है। जी लेकिन आपने कहा कि बड़ी पंचायत में जाने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को भागीदारी मिले, उनका हिस्सा मिले, आधी आबादी को उसके अधिकार मिले और उच्च लेवल पर, देश के लेवल पर और महत्वपूर्ण भूमिकाएं महिलाएं अधिक से अधिक निभाएं। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? मैं राजनीति नहीं इसमें लाना चाहता बीच में, क्योंकि नारी शक्ति वंदन बिल जो है वो संसद से पारित हुआ और उसको लेकर सरकार संशोधन भी लाना चाहती थी ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक सीटें देश में मिले। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि यह मुद्दा, अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो पंचायत से लेकर संसद तक जुड़ा है। बिल्कुल। देखिए, महिलाएं पंचायत के अंदर बहुत अच्छा कर रही हैं और जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो बैठेंगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो बात करेंगी। और देश के अंदर वो एक समानता, और कहते हैं ना कि जब महिलाओं को पहले वोट बैंक की दृष्टि से जो देखा जा रहा था वो अब कम होगा और जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पर खुल करके बात होगी। और पंचायत से जो महिलाएं तैयार हो रही हैं और जो एक अपनी पंचायत को एक मॉडल के रूप में सामने रख रही हैं, वो देश के विकास की जो एक धारा है वो तेज बहेगी। जो महिलाएं आएंगी सामने और उन्हें नेतृत्व मिलेगा करने के लिए। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल एक ऐसा कानून है जिससे महिलाओं को मौका मिलेगा जो राजनीति के अंदर बहुत अच्छा करना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि नेतृत्व कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं करता कि अगर मेल है तो अच्छा नेतृत्व रहेगा और फीमेल है तो वो नेतृत्व नहीं कर पाएगी। तो जेंडर इस चीज को डिफाइन नहीं करता। ये बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका रहेगा महिलाओं के लिए सामने आने का और सीधा कानून बनाने की प्रक्रिया में भागीदार बनने का। जी विवेक जी, आप पंचायती राज मंत्रालय के सचिव हैं और जो नीतियां हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आप
निभाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है पंचायत और संसद, एक विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं महिलाएं निभाती हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि देश भर की जो पंचायतें हैं उसमें महिलाओं ने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है, ना केवल अपनी पहचान बनाई, गांव की पहचान बनाई, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर भी तमाम महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से नीतियों के क्रियान्वयन की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से? देखिए, कामकाज की दृष्टि से तो बिल्कुल साफ है कि पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बहुत ही अच्छी रही है। करीब करीब 50% ग्राम पंचायतों में नेतृत्व महिलाओं का है। हमारी जो ज़्यादातर जो पुरस्कार जो हम देते हैं ग्राम पंचायतों को, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उन पंचायतों का है जहां महिला नेतृत्व है। जी। तो अलग अलग तरीके से ये आंका जा सकता है कि महिलाओं का जो नेतृत्व है और महिलाओं की जो पहचान है वो उनके काम से हो रही है। अब जब महिलाएं काम करती हैं, नेतृत्व देती हैं, तो वो सिर्फ अपने मुद्दे नहीं देखती हैं, वो उन सब मुद्दों को सर्वोपरि रखती हैं जो कि उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। जी। और जो परिवार के लिए महत्वपूर्ण है वो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, निकासी हो, आजीविका हो, इन सब मुद्दों पर महिलाएं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जिसे कहते हैं कि आधी आबादी को तो आधा हक मिलना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और भी कई पहलुओं से मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन अमरनाथ जी, क्योंकि महिलाओं की अब बात कर रहे हैं, नीति के बनाने में और उसके योगदान पर आपकी एक नज़र रहती है। महिलाओं का जो मुद्दा है खासतौर से पंचायतों के संदर्भ में, आपका क्या अनुभव रहा है? मैं ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से बहुत पंचायत विजिट किया हूँ, रिसेंटली भी विजिट किया हूँ जी। किसमें कुछ पंचायत ऐसा है पूरा मेंबर्स भी महिलाएं थे, प्रेसिडेंट भी महिलाएं थे। कुछ ग्राम पंचायत ऐसा है सिर्फ प्रेसिडेंट महिलाएं थी, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स महिलाएं थे, और कुछ में जेंट्स भी थे। मैं वो मेरा सैंपल लेके हम लोग एक पीएचडी भी हो गए इसमें, इसी काम में। किस जगह महिला वो मेंबर है, महिला प्रेसिडेंट है, उस जगह मेरे को स्कूल ड्रॉप आउट रेट 0 मिल रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगेन बेटर देन कंट्री। आंगनवाड़ी सेंटर्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने 2 ग्राम पंचायत ऐसा देखा, ये रूम भी उतना साफ नहीं, वो ग्राम पंचायत उतना साफ है, साफ सुथरा। जी। ये सब है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। जी। ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ोतरी होगा, देन दूसरा डेवलपमेंट भी होगा। और उसमें ये है महिला को और एक शक्ति है, नज़दीक में जाके कोई भी कंपनी में CSR फंड उसको मांगना है, CSR फंड से कुछ काम कराना है। जी। किस किस ग्राम पंचायत में महिला प्रेसिडेंट है वो लोग बहुत सक्सेसफुल है। कर्नाटक में मैं बहुत ग्राम पंचायत ऐसा देखा हूँ किसमें जेंट्स थे, नज़दीक में बहुत बड़े बड़े कंपनीज थे, वो लोग सक्सेसफुल नहीं थे। बट नॉर्थ में कुछ ग्राम पंचायत में ऐसा देखा, महिलाओं में किधर प्रेसिडेंट्स है, किधर मेंबर्स है, वो लोग कॉरपोरेट फंडिंग का भी सहारा लेके स्कूल में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करना, स्कूल में टॉयलेट्स रिपेयरिंग करना। ऑलवेज गवर्नमेंट डजंट कम फॉरवर्ड, गवर्नमेंट का फंडिंग उतना नहीं होता है। सो वो लोग गवर्नमेंट फंडिंग को भी छोड़ के दूसरे से भी फंडिंग लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। जी। सो मेरा अनुभव से मैं ये बोल सकता हूँ, किस जगह महिला है उधर डेवलपमेंट काम ज़्यादा बेहतर हुआ, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है और ओवरऑल डेवलपमेंट है, मैं ये बोल सकता हूँ। जी। जाहिर सी बात है, महिलाओं के नेतृत्व ने दरअसल पंचायतों की तस्वीर को बदला है, कामकाज के तरीकों को बदला है, और ख़ास तौर से स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, इस दिशा में महत्वपूर्ण काम पंचायतों के स्तर पर हुए हैं जहां पर महिलाओं का नेतृत्व है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जिसने पिछले 1 दशक में भारत की तस्वीर को बदला है वो है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल तकनीक का। गांव मजबूत हो रहे हैं, क्या पारदर्शिता आ रही है डिजिटल तकनीक से? क्या पारदर्शिता
जवाबदेही और समावेशी विकास, ये ऐसे मुद्दे हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर भी चर्चा होती है। विवेक जी, जो डिजिटल तकनीक का मुद्दा है, इसने भी गांव को प्रभावित किया है, विकास की दृष्टि से भी और जो सरकार दिल्ली से पैसा भेजती है उस दृष्टि से भी। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, किस तरह का परिवर्तन हुआ है? इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि सोच से बाहर है। आप इस तरह सोचिए कि 2.5 लाख पंचायतें एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे योजना भी बनाती हैं, योजना का कार्यान्वयन भी करती हैं जी, खर्चा भी करती हैं, उसका अकाउंट भी रखती हैं और आखिर में पेमेंट भी होता है और ऑडिट भी होता है। यानी कि 2.5 लाख इकाइयां एक प्लेटफॉर्म पे ये सारा काम करती हैं। अब आप सोचिए कि कोई प्राइवेट कंपनी भी ऐसी होगी जी, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी ऐसी होगी। और पारदर्शिता की तो आप देखिए, हमारा एक ऐप है, मेरी पंचायत ऐप जी, उसमें आप अपने गांव के क्या क्या काम हो रहे हैं वो देख सकते हैं, ग्राम पंचायत के कितने अकाउंट है वो देख सकते हैं, अकाउंट में कितना पैसा है वो देख सकते हैं, किस किस को पेमेंट हुआ है वो देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव पंचायतों में आया है इलेक्ट्रॉनिक युग में, डिजिटल युग में। जी बिल्कुल। अगर बात मैं गांव के विकास के लिए योजनाओं की करूं, क्योंकि मंत्रालय की अलग अलग योजनाएं हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ग्राम पंचायतें जो हैं केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं को आपस में जोड़कर काम करती हैं, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जोड़कर काम करना, कन्वर्जेंस जिसको हम बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोशिशें बहुत हुई हैं, कुछ सफल हुई हैं, कुछ उतनी सफल नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हर विभाग की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर एक साथ क्रियान्वयन हो उनका। पंचायत के 29 विभाग हैं, 29 विषय हैं जी, उन विषयों पे जो काम है वो ग्राम पंचायत के नेतृत्व में होना चाहिए। अगर उनके नेतृत्व में होगा तो अपने आप सारी योजनाएं जो हैं वो एक साथ आ जाएंगी और उसका जो असर होगा वो कहीं ज़्यादा होगा आज से। जी बिल्कुल। जाहिर ये कौन कौन से काम हैं, कुछ अगर काम का उल्लेख आप कर सकें? जैसे पंचायती राज जो है, हम काम करते हैं ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ जी, हर घर नल के विषय में। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या कौन कौन से मतलब हर किस घर में नल लगना है, जी। कहाँ कहाँ ज़रूरत है वो पंचायत आपको बता देती है। उसके बाद रखरखाव के लिए वो आपको बताती है, क्या खर्चा होगा उसकी जानकारी रखती है और उस खर्चे के लिए क्या संसाधन जुटाने होंगे, कोई चार्ज लगाकर जी। वो भी पंचायत करती है। दूसरी तरफ जो जी राम जी है, उस योजना में भी जो बेनिफिशियरी है वो सेलेक्ट करती है पंचायत। जी, उसके बाद उनका जो भुगतान है वो भी वही करते हैं, जो भी योजना बनती है। जी। तो इस तरह हर जगह, चाहे वो आप टीकाकरण की बात ले लीजिए, वो भी पंचायत के नेतृत्व में, मतलब हर चीज़ जो है वो एक तरह से ग्राम पंचायत के स्तर पर एक जगह आ जाती है। जी, और इस कार्य का जो संचालन है, इस कार्य की जो निगरानी है या दिशा निर्देश हैं, वो पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है और साथ में राज्यों की भूमिका उसको और महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन अजीत जी, डिजिटल इंडिया का जो मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अगर मैं कहूँ, आज गांव में बैठा व्यक्ति, पंचायत में बैठा व्यक्ति या सदस्य टेक्नोलॉजी की दृष्टि से मजबूत हुई है। एक बदलाव देखने को आपको भी मिला, किस तरह का मिला? नहीं, बहुत मेजर रिवोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं ग्राम सभाओं की, पहले ग्राम सभाएं होती थी, ग्राम सभाओं के मिनट्स लिखे जाते थे, ग्राम सभाओं के डिसीजंस की अपलोडिंग की समस्या होती थी।
अभी जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस पंचायत राज मिनिस्ट्री ने किया है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको बिल्कुल पॉजिटिवली लेकर इम्प्लीमेंट किया है। इस बार पिछले साल के कंप्लीट पंजाब की बात करें तो सभी ग्राम सभाएं हम लोगों ने इस डिजिटल ऐप पे किए और उसके मिनट्स भी इमीडिएटली बनकर तैयार हो गए। सो जो हमें कागज कार्रवाई करने की बात होती थी जिसमें हम लोग अपने आप को वीक महसूस करते थे क्योंकि इतना मेजर वर्कफोर्स लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो लोगों ने जो कहा, लोगों ने जो बोला, लोगों का जो रिकॉर्डिंग है, वो सब चीजें अगर मिनट्स में आपके पास आ जाती है, उसका एनालिसिस भी होने की संभावना भी हो जाती है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। उसके अलावा जो अकाउंट्स की बात है जी, क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि अकाउंट्स में भी फाइनेंसेस की तो बहुत राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, वेरियस अकाउंट्स में पैसे आते हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं होती थी। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि हर एक ग्राम पंचायत अपना एक विशेष अकाउंट में पैसे भरती थी, बट नाउ अकाउंट्स की पारदर्शिता, वो कितना इंटरेस्ट ले रही है, उस इंटरेस्ट का क्या हो रहा है, उसका पीएफएमएफ से मैचिंग करना और उसका अल्टीमेटली उसका जो जो काम हुआ है वो काम उसके जीपीडीपी के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वो अगर नहीं हुआ है तो उसको एप्लीकेबिलिटी उसकी नहीं होगी, ये आप सबको पता है। सो मुझे लगता है कि पारदर्शिता आना और उसको इम्प्लीमेंट करना भी, ये एक आईटी की वजह से हम लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी, जी, करना जी, चाहूंगा जी, कि हम वैसे पंचायतों को ना ही टेक्नोलॉजिकली savvy मानते हैं, और ये आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पंचायतों का कोई नाता हो सकता है। जी, लेकिन पिछले साल 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे हमने सभासार का प्रारंभ किया। सभासार एक ऐसा टूल है जो कि टेक्स्ट, यानी जो आप कहते हैं स्पीच टू टेक्स्ट है, बोलने के साथ वो उसकी एक फॉर्मेट बना देता है। ये एआई टूल आज की तारीख में करीब 1.5 लाख पंचायतें अपने ग्राम सभा के मिनट्स उसकी रिकॉर्ड करने के लिए उसका व्यवहार कर रहा है। यानी कि जो काम कई दिनों में होता था वो अब 5 मिनट से कम में हो जाता है। जी, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। बिल्कुल विवेक जी, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, एआई के जरिए किस तरह से पंचायतों के स्तर पर बदलाव आ रहा है और उसका उपयोग कैसे पंचायती राज मंत्रालय सुशासन के लिए कर रहा है, अपने में एक उदाहरण है। और अगर बजट की बात की जाए तो उसमें खासतौर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार इसका उल्लेख भी किया है, खासतौर से कृषि क्षेत्र को एआई से जोड़ने का उल्लेख किया है, किस तरह सरकार योजनाओं का संचालन करेगी और ग्रामीण विकास में खासतौर से पंचायतों में किस तरह से और बदलाव आएगा आने वाले विकसित भारत की जब हम बात करते हैं एआई टूल्स का, जिसका इशारा विवेक जी कर रहे थे। लेकिन नीरू जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं इस मुद्दे को, क्योंकि चर्चा कई होती हैं कि एक जमाना था जब दिल्ली से पैसा जाता था तो पहुंचता था, नहीं पहुंचता था, अलग विषय है वो, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पैसा नीचे तक पहुंच रहा है, पंचायतों तक पहुंच रहा है, आप कैसे देखती है इस मुद्दे को? डिजिटल तकनीक से किस तरह का परिवर्तन आया है? जी देखिए, डिजिटल तकनीक से बहुत प्रभावी परिवर्तन आया है। आज पहले जब पैसा आता था तो लोगों को ये लगता था कि शायद सरपंच ने हमारा कुछ पैसा रख लिया होगा या दिया नहीं होगा, लेकिन इस डिजिटल होने से सरपंच और जो ग्रामीण है उनके बीच एक विश्वास बना है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। आज हम देखते हैं, चाहे वो बीबीजी राम जी में जो मनरेगा कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, या फिर गांव के अंदर शौचालय का निर्माण किया जाता है, और या पीएम किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें तो जो पैसा दिल्ली से आता है वो डायरेक्ट लाभार्थी के खुद के अकाउंट के अंदर आता है। तो ये एक बिल्कुल पारदर्शिता हो गई है। दूसरी बात, अगर पंचायत के अंदर कोई भी काम है या हमारा जो जीपीडीपी प्लान बनता है तो सिर्फ वो पंचायत घर तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव की चौपाल से लेकर के और पंचायत घर तक और आम जनता को ये पता होता है कि गांव के अंदर क्या विकास कार्य किए जाएंगे, कितने विकास कार्य किए गए हैं, भुगतान किस प्रकार से किया गया है, कब उसका भुगतान किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि डिजिटल होने के कारण एक तो पारदर्शिता बढ़ी है, दूसरा ग्रामीण लोगों का जो है विश्वास वो बना है,
तीसरा, भ्रष्टाचार जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप पूरी पंचायत को, जो जिसमें अगर हम ये बात करें, पंचायत निर्णय ऐप है जिसके अंदर हम मुख्य रूप से पंचायत की जो बैठकें होती है ग्राम सभा के लिए होती है, उसमें जो भी काम किया जाता है वो उस पर चढ़ा दिया जाता है। समर्थ पंचायत पोर्टल है जिसके माध्यम से ग्रामीण जो भी है वो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है चीजों को जानना, चीजों को समझना, और एक पूरे सिस्टम के अंदर पारदर्शिता इस चीज से आई है डिजिटल होने से। तो बहुत काम जो है वो आसान हुए हैं। जी, जाहिर सी बात है, पारदर्शिता आई है और जवाबदेही भी तय हुई है और इसका असर नीचे यानी पंचायत के स्तर पर दिख भी रहा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अमरनाथ जी आपसे समझना चाहूँगा, जनजातीय क्षेत्रों के विकास और वहाँ के स्वशासन में जो PESA कानून है उसकी जो मुश्किलें हैं, उसकी जो उपलब्धियाँ हैं, क्या हैं? अच्छा, इधर थोड़ा कल्चरल शॉक है हमको जी। एक्चुअली ये पेशा एरियाज पे वो ट्राइब ऐसा है, उसका प्रधान क्या बोलता है वही चलता है, और उसका भी ये भी सोचते नहीं है वो सरकार से हमको पैसा मिलना है, ये काम करना है, वो पहले काम कर लेते हैं। एक्चुअली उधर डेवलपमेंट तो हो रहा है बट इंटीग्रेशन विथ द स्टेट मशीनरी वो नहीं हो रहा है बेसिकली। उससे कुछ जगह पैसा उधर तक पहुंच नहीं रहे, पहुंच गया तो उसका पहुंचने से पहले उसका वर्क भी हो गया है सोसाइटी कंट्रीब्यूशन से। वेयर एज आप नॉन पैसा पंचायत में देखेंगे तो पैसा आने के बाद ही काम होता है। मैं मेघालय गए थे, उधर काम तो पहले हो चुका है और वो वेटिंग होता है, और उधर लोगों का पार्टिसिपेशन, हर आदमी का ओपिनियन, लोगों को क्या चाहता है वो चीज़ होता है उधर, बिकॉज उसका उतना यूनिटी है विद इन द पीपल। So they are doing the things which community wants, which community. So their Panchayat Raj system is better working, PESA, than compared to other places. Here everybody is not involved in other places, but there it is one community, one tribe, one belief. So उधर यूनिटी ज़्यादा है और उसका कम्युनिटी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया PESA एरियाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे मेघालय हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भी कुछ एरिया है ऐसा, उसमें what they want is being done. जी, विवेक जी, बात जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की करते हैं और जाहिर सी बात है पंचायतों की भूमिका को खासा महत्वपूर्ण माना जाता है विकास की दृष्टि से, जो विकसित भारत का लक्ष्य है, और जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात आज कर रहे हैं, आप आगे की यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, चुनौतियां बहुत हैं जी, और समस्याओं का जिक्र प्रोफेसर अमरनाथ ने किया भी था। तो ये भी मानना पड़ेगा कि हर ग्राम पंचायत सुचारू रूप से चल रही है, ये नहीं कहा जा सकता जी। 2.5 लाख पंचायतों में आज भी करीब 35-40 हज़ार ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर भवन भी नहीं है जी, ऑफिस ही नहीं है, कुछ हैं जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। इन सारी समस्याओं के बावजूद पंचायत व्यवस्था काम कर रही है। हमें जो ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे मैंने कहा, दूसरा कर्मियों की। जी, अगर 1 या 2 लोग ही होंगे किसी पंचायत में तो कैसे काम हो पाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि भविष्य में जैसे ही विकेंद्रीकरण बढ़ेगा जी, पंचायतें और सुदृढ़ होंगी और सशक्त होंगी और विकसित भारत का सपना जो है वो हम पूर्ण कर पाएंगे। जी बिल्कुल, विकसित भारत का सपना पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन एक चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि गांव में जमीन और संपत्तियों के जो कागजात का मामला होता है, जाहिर तौर पर उसको लेकर अक्सर विवाद होता है, और इसमें PM स्वामित्व योजना किस तरह से एक भूमिका निभा रही है? क्योंकि इस योजना की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, काफी इसकी चर्चा होती है। स्वामित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में शुरू की थी। कारण ये था कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर खतौनी जो है जी, वो तो है लेकिन घरौनी नहीं है। यानी कि जहां पर खेती होती है उस जमीन का लेखा जोखा तो है, लेकिन जहां पर लोग रहते हैं, आबादी वाला जो क्षेत्र है,
वहाँ पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारी जगह ये अभाव था जी। तो इस स्वामित्व योजना से हमने 3,30,000 गांवों में ड्रोन का उपयोग करके हमने सर्वे किया है। और सर्वे के बाद इन सारे क्षेत्रों में हमने 3 करोड़ से ज़्यादा आवासीय भूखंडों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं। और प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद, क्योंकि उसमें सब लेखा जोखा होता है और उससे पहले दावे आपत्ति की भी स्थिति होती है, इस सब के बाद देखा गया है कि अगर वहाँ पर कोई विवाद था तो वो भी निबट गया है। अगर उसको अपना मकान गिरवी कर रख के कोई लोन लेना चाहता है वो भी हो गया है। तो बहुत सारे इसके फायदे हुए हैं जी। और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जी, जाहिर सी बात है, पंचायती राज दिवस के मौके पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो पंचायत की जो आधार है, हमारे लोकतंत्र की जो आधार है, और उस पर चलते हुए विकसित भारत का लक्ष्य जो है उसे हासिल करना है। क्योंकि पंचायतें अब सिर्फ स्थानीय शासन का केंद्र नहीं, बल्कि वो नागरिक सेवा का केंद्र बन रही हैं। विवेक जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमरनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, नीरू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।